गर्मी में गरीब बहू की रसोई में आम रस। वैदेही सभी के लिए आम रस बनाती है। सास ससुर देवर लखन और ननद पूजा को देती है पीने के लिए। देवर लखन पीकर बहुत तारीफ करता है कि भाभी आपने बहुत अच्छा आम रस बनाया, मैंने तो इतना ज़्यादा टेस्टी आम रस इससे पहले तो कभी नहीं पिया। पापा जी भी यही बात बोलते हैं कि बहू तुमने आम रस बहुत अच्छा बनाया है, मैंने तो ज़िंदगी में पहले कभी आम रस पिया ही नहीं था और मुझे तो टेस्ट पता ही नहीं था, लेकिन आज जब मैंने पिया तब जाना कि आम रस कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। मम्मी जी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। सारा परिवार वैदेही के आम रस का तारीफ़ कर रहा था, लेकिन वैदेही की आंखों में आंसू था और वो कुछ सोच रही थी। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर वैदेही की आंखों में इतनी तारीफ़ के बाद भी आंसू क्यों था और वो क्या सोच रही थी। ये जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। वैदेही का पति राम जो फौज में था और फौज में राम के साथ उसके फ्रेंड लोग बातें करते हैं। रोहन मजाक करते हुए बोलता है कि अब राम यार, तुमको तो घोड़ी पे बैठने का टाइम आ गया, बहुत ज़्यादा तुम फाइटर जेट प्लेन उड़ा लिए, अब तो तुम घोड़ी पे बैठ कर जाना भाभी को लेने। सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि राम की 2 दिन की बात थी शादी और सारा दोस्त बैठकर आम रस पी रहा था। राम की पोस्टिंग अक्सर ठंडी जगह पे होती है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ के एरिया में। यहाँ मम्मी जी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का। तभी डोरबेल बजता है और राम आता है तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा शादी का बस 2 दिन रह गया है, तुम इतना लेट आ रहे हो, अभी सारा काम पड़ा है, तुम्हारा शेरवानी नहीं आया, जूता नहीं आया, तुम्हारा कोई कपड़ा नहीं आया है, तुम इतना लेट क्यों किए। राम बोलता है कि मम्मी तुम सारा सवाल और जवाब यहीं दरवाजे पे करोगी क्या, एक दिन में शॉपिंग हो जाएगा। सबसे पहले तुम अपने हाथों से बना हुआ मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि मैं ना काका के हाथों का खाना खा खा कर ऊब चुका हूँ। मम्मी बोलती हाँ बेटा, तू जल्दी से घर के अंदर आ और हाथ मुंह धो के तैयार हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मम्मी गई किचन में राम के पसंद का खाना बनाने। तब तक राम नहा धोकर तैयार होकर आता है और खाना खाकर जल्दी से तैयार होकर सभी लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। राम का पोस्टिंग अक्सर ठंडी जगह पे हो रहा था तो राम को गर्मी बहुत लगता है। सड़क पे चलते हुए वो पसीने से बिल्कुल भीग जाता है। तो पूजा बोलती है कि भैया आप तो बहुत पसीने पसीने से भीग गए। तो राम बोलता है कि हाँ मम्मी, तुम इतना गर्मी में मेरा शादी क्यों कर रही हो, ठंडी में क्यों नहीं की। तो मम्मी बोलती है अरे बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं तो तुमको कब से कह रही थी कि तुम ठंडी में शादी कर, तुम्हारा ही छुट्टी नहीं मिल रहा था। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर चले जाते हैं मॉल में। उनके घर से ज़्यादा दूरी पे मॉल नहीं था। मॉल आ जाता है और सभी लोग जाते हैं मॉल में और सभी लोग अपने अपने पसंद की करते हैं शॉपिंग। और राम भी अपने लिए लेता है शेरवानी। 2-3 शेरवानी पहन कर ट्राई करता है, लेकिन एक शेरवानी फाइनली पसंद आता है और वो शेरवानी राम के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। पूजा बोलती है वाह भैया, ये शेरवानी देखेगी भाभी तो आपको देखती रह जाएगी। फिर बातों बातों में शादी का टाइम भी आ जाता है और राम की शादी वैदेही के साथ हो जाता है। सासू माँ अपनी बहू का करती है वेलकम, बोलती है बेटा अपने दाहिने पैर से कलश को नीचे गिराकर और घर के अंदर प्रवेश कर जा। जैसे मम्मी जी बताती हैं वैसे ही वैदेही करती है और अगले दिन वैदेही अच्छा खासा तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में आती है तो मम्मी जी नहीं दिखती हैं। तो फिर मम्मी जी के रूम में जाकर वैदेही मम्मी जी का आशीर्वाद लेती है और पूछती मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा। तो मम्मी जी बोलती अपने पसंद का कुछ भी बना लो। तो वैदेही को इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, हैवी कपड़ा पहनी थी, तो वो किचन में जाती है और सभी के लिए आलू की सब्जी, पूड़ी और मीठे में खीर, सैलेड और रायता बनाती है और सोचती है कि मैं तो अपने मन से ये सारी चीज़ें बना दी हूँ,
अब देखना है कि पूरे परिवार को पसंद आता है या नहीं। इतना बनाने में ही वेदही पूरा भीग चुकी थी पसीने से, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें बाहर से आने का हवा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत छोटा सा और कोने में किचन था। वेदही खाना बना लेती है और सभी को परोस के खिलाती है। सभी लोग तारीफ़ करते हैं। राम तो बोलता है, वेदही तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। लखन बोलता है कि भाभी आपके हाथ का तो सब्जी बहुत अच्छा है। पापा जी बोलते हैं कि सब्जी और खीर की क्या तारीफ़ क्यों कर रहे हो तुम दोनों, पूरा का पूरा खाना ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इससे पहले तो मैंने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। तो पटाख से पूजा बोलती है, क्यों पापा, मम्मी आपको बढ़िया खाना बना के नहीं खिलाती है क्या? सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी राम अपने जेब में से कुछ निकालता है और फिर वेदही की तरफ आगे बढ़ाता बोलता है, वेदही ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मम्मी जी पापा जी भी अपने अपने जेब में से कुछ निकालते हैं और फिर वेदही को गिफ्ट देते हैं पहली रसोई का। राम का गिफ्ट जब वेदही खोलती है तो उसमें एक लॉकेट था जिसमें राम का फ़ोटो लगा हुआ था। वेदही बहुत खुश हो जाती है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा ये लॉकेट मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं अपनी होने वाली बहू को दे रही हूँ, लेकिन ये गिफ्ट मेरा बेटा तुमको दे रहा है। तो वेदही बहुत खुश होती है गिफ्ट को लेकर और सभी लोग कुछ न कुछ देते हैं वेदही को। वेदही बोलती है, क्यों देवर जी आप मुझे कुछ नहीं देंगे क्या? तो लखन बोलता है कि भाभी मैं सबसे छोटा हूँ ना, मैं आपको क्या गिफ्ट दूँगा, आप मुझे गिफ्ट दे दो। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर हंसी मजाक करते हुए सभी मम्मी जी बोलती है कि बेटा जो लॉकेट मेरे बेटे ने तुम्हें दिया है तुम उसे पहन लो। तो वेदही बिना देरी किए उस लॉकेट को पहन लेती है। अगले दिन सभी लोग नाश्ता करके डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और सभी लोग टीवी देख रहे थे। तभी हंसी मजाक चलने लगता है। तो वेदही बोलती है, पूजा आपके भैया तो बिल्कुल सलमान खान की तरह लगते हैं। तो पूजा बोलती, नहीं भाभी आप गलत बोल रही हैं, मेरे भैया सलमान खान की तरह नहीं लगते, ये तो टॉम क्रूज़ की तरह लगते हैं। सब परिवार का हंसी मजाक चल ही रहा था। तभी राम के हेड क्वार्टर से फ़ोन आता है कि तुम्हें अर्जेंट ड्यूटी पे वापस आना है। राम तो 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था, लेकिन कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ जाने के वजह से राम को अर्जेंट ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ा। तो राम बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसको अचानक से ड्यूटी पे वापस लौटना था। राम आकर के अपने परिवार वालों को बताता है कि मेरी पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि मुझे ड्यूटी पे वापस जाना है। राम की पैकिंग हो जाती है और सारा परिवार मिलकर राम को छोड़ने के लिए स्टेशन पे जाता है। वेदही तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो तो नहीं रो रही थी। राम को जब विदा करके घर आती है तो वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी शादी का 2-4 दिन ही हुए थे। मम्मी जी भी बहुत रोती हैं कि वेदही राम को इतना जल्दी वापस नहीं जाना चाहिए, वो तो अभी तुरंत ही छुट्टी लेकर के आया था। ये फ़ौज का नौकरी भी गजब नौकरी है, 2-4 दिन भी नहीं रुक सकता है। वेदही अपनी सासू माँ को पकड़कर रोने लगती है और फिर अपने परिवार का ध्यान रखती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद राम वीडियो कॉलिंग करके वेदही से बातें करता है और बोलता है, वेदही तुम वहाँ पे हो तो मेरी जिम्मेदारी तुम उठाओगी, पूरे परिवार का ख्याल रखना, मैं रहूँ या ना रहूँ। राम के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वेदही को बहुत डर लगने लगता है। वो सोचती है कि क्या बात है जिसकी वजह से राम इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन फिर राम का वीडियो कॉलिंग कट हो जाता है और वेदही उठकर जाती है बाहर और घर के कामों में लग जाती है। वो झाड़ू पोछा करती है, नाश्ता बनाती है, फिर खाना बनाती है, सभी परिवार वालों को खिलाती है और सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वेदही अपनी सासू माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी फ़ोन बजता है। वेदही जाती है, फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है और बातें करती है, ज़ोर ज़ोर से रोने
उधर से मेजर ध्यानचंद का फोन आता है कि देशद्रोही था राम और जिसके वजह से उसे फांसी लग गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वेदही जब ये बातें सुनती है तो उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तभी सासू माँ कमरे में आती है और पूछती है क्या हुआ बेटा। तो वेदही बताती है कि राम को फांसी दे दिया गया है, देशद्रोही साबित हो गया है राम। तो मम्मी जी बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा देशद्रोही कभी नहीं हो सकता, मेरा संस्कार इतना गलत हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटा इस दुनिया में है, वो इस दुनिया से नहीं जा सकता। मम्मी जी को इस बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो सच है वो सच है। वेदही अब हो जाती है विधवा और वो सफ़ेद साड़ी पहनकर अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी। 2 दिन हो गया था उन लोग के घर में चूल्हा नहीं जला था। वेदही रो रही थी और सोच रही थी कि दुनिया की सबसे दुखी और अभागन वही है जिसका पति 2-4 दिन के बाद ही इस दुनिया से चला गया। वेदही को इस बात पे जरा भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो सच है वो सच है। वेदही कमरे से बाहर नहीं निकलती है, बस वो रोते जाती है। अब बाहर मम्मी जी और पापा जी का भी हालत बेकार था। तभी लखन आता है और बोलता है कि भाभी बहुत ज़ोर से भूख लगा है, खाने के लिए कुछ बना दो। तो भाभी बोलती है कि हाँ हाँ लखन, ज़रूर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तभी याद आता है राम की वो बात। राम बोलता है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम मेरे परिवार का ख्याल रखना। वेदही तुरंत उठती है और किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, लेकिन किचन में राशन कुछ भी नहीं था। फिर वो वापस आती है और पापा जी से बोलती है, पापा जी राशन कुछ नहीं है, मैं कुछ काम कर लेती हूँ ताकि घर में कुछ आमदनी हो जाए। तो पापा जी बोलते हैं कि बेटा, बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी जान बाकी है, तुम कहाँ जाओगी काम करने के लिए। मैं ही कुछ कमा लेता हूँ, मैं बाहर निकलूँगा, कोई काम ढूंढ लूँगा जिससे 2-4 पैसे आएंगे घर में, तो हम लोग का जीवन थोड़ा ही सही लेकिन बीत तो जाएगा ही। अभी तो लखन भी छोटा है। वेदही बोलती है नहीं पापा जी, आप इतनी बूढ़े हो गए हैं और आप जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन पिताजी सुनते नहीं हैं और वो धूप में निकल जाते हैं काम खोजने के लिए। कई जगह काम खोजते हैं लेकिन कहीं काम उनको नहीं मिलता है। रास्ते में एक आम का बागीचा था, वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तो बागीचे का मालिक बोलता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें एक दिन का 200 रुपया दूंगा और पूरे बागीचे की तुमको करनी होगी सफाई, और जो आम गिरे हुए हैं उसको एक तरफ रखना और पेड़ पे चढ़कर ताज़े और फ्रेश आम तोड़कर एक जगह रखना। सारा दिन तुम काम करोगे तब तुमको शाम को हम 200 रुपया देंगे। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है, मैं काम करूँगा। वो बूढ़े थे, थके हुए थे, 2 दिन से खाना नहीं खाए थे और आम टोकरी में भर भर कर इधर उधर रखने लगे। आम को देखकर उन्हें बहुत लालच आता है और सोचते हैं कि मालिक अभी उधर है तो मैं एक आम खा लेता हूँ। जैसे ही वो आम को खाने के लिए सोचते हैं तभी वहाँ पे मालिक आ जाता है और डंडा से एक डंडा मारता है, बोलता है चोर, तुम चोर हो, मैंने तुम्हें दया करके तुम्हें काम पे रखा और तुम यहाँ पे चोरी कर रहे हो, आम चोरी करके क्यों खा रहे हो। तो पापा जी बोलते हैं कि भाई मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मुझे आम देख के लालच लग गया, मैंने चोरी नहीं किया, बस मैं खा रहा था। तो बागीचे का मालिक 200 रुपये देता है और बोलता है घर जा, कल आना काम पे। 200 रुपया लेकर के पापा जी जाते हैं दुकान पे और थोड़ा बहुत राशन लेकर घर आते हैं और बोलते हैं कि बहू वेदही, ये लो मैंने राशन ले आया है और नहीं, तुम किचन में जाओ और सभी के लिए कुछ बना दो। वेदही राशन का झोला उठाती है और किचन में जाकर चावल दाल और रोटी बना देती है चटनी के साथ और सभी को परोस कर खिलाती है। मन उदास था, खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पापी पेट मानने वाला कहाँ था। सभी लोग खाते हैं और फिर रात को अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। अगले दिन लखन मुंह लटकाता हुआ घर आता है और बोलता है भाभी, आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो भाभी बोलती है क्या हुआ। तो लखन बोलता है कि मैं जब घर आ रहा था तो मेरे सारे दोस्त
रुक गए रास्ते में और आम रस पीने लगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं आम रस पी सकूं। मुझे आम रस पीने का बहुत मन कर रहा है, भाभी तुम आम रस बना दो। वैदेही क्या करे बेचारी, आम रस कहाँ, यहाँ खाना भी मुश्किल से मिल रहा है तो फिर आम रस कहाँ से बनाएगी। वो बोलती है कि ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए आम रस बना दूंगी, आज नहीं तो कल। तभी वैदेही की सहेली घर के बाहर आवाज़ लगाती है, वैदेही वैदेही चलो मार्केट सब्जी लेने। वैदेही और वैदेही की सहेली दोनों बाजार जाती है और सब्जी लेकर के आती है। तभी तभी सिया को वहाँ मैंगो जूस का स्टॉल दिखता है और वो वैदेही से बोलती है, चलो वैदेही हम लोग जूस पीते हैं। तो वैदेही अपने मन में सोचती है कि मेरे घर में तो इतना ज़्यादा पैसे की किल्लत है, तो मैं कहाँ से जूस पीऊँ। मैं 20 रुपया का जूस पीऊँगी तो 20 रुपया सब्जी में कल कम पड़ जाएगा। वो जूस नहीं पीती है और बहाना कर देती है कि सिया तू पी ले, मैं नहीं पीऊँगी, आज मेरा मन नहीं है। लेकिन वैदेही का तो मन जूस पीने का हो रहा था। उधर पूजा कॉलेज में गई थी, तभी उसकी फ्रेंड 2-3 उसके पास आती है और बोलती है कि चलो यार आज हम लोग जूस पीते हैं या फिर मैंगो शेक पीते हैं। पूजा के पास जाकर के दोनों फ्रेंड बोलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे यार पूजा से क्यों पूछ रही हो, पूजा तो एकदम गरीब है, इसके घर में तो खाने का भी पता नहीं। एक भाई था जो कमा के लाता था, अब वो भी शहीद हो गया, इन लोग के घर में तो रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलता होगा। तो क्या तुम इसको बोल रही हो मैंगो शेक पीने के लिए, ये क्या पिएगी, इसकी औकात ही नहीं है। तो दूसरी सहेली बोलती है कि हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये अगर पढ़ने में अच्छी नहीं रहती ना तो इससे तो हम लोग बात भी नहीं करते। पूजा वहाँ से तुरंत उठती है और रोते हुए घर आती है और बोलती है कि भाभी मैंगो शेक पीना है हमको, मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही हैं मेरी गरीबी का। तो वैदेही बोलती है कि पूजा जाने दो, जो तुम्हारी अच्छी बेस्ट फ्रेंड रहेगी कभी भी तुम्हारा गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगी, लेकिन जो तुम्हारी फ्रेंड नहीं रहेगी वही तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाएगी। तभी दरवाजे पे दस्तक होता है, एक आदमी आता है और बोलता है आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। मम्मी जी उधर से आती है और बोलती है कि अरे भाई आप घर क्यों खाली करवा रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि ये क्वार्टर आपके बेटे के नौकरी की वजह से मिला था, आपका बेटा शहीद हो गया तो कंपनी ये क्वार्टर खाली करवा रहा है। पूरा परिवार अपना ज़रूरत का सामान उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। सभी लोग हाथ में एक एक बैग लेकर कड़क धूप में चलते रहते हैं। तभी लखन बोलता है कि भाभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वैदेही बोलती है कि पास ही में मेरी बुआ का घर है, चलो हम लोग सब मेरी बुआ के घर चलते हैं। पापा जी क्या आप मेरी बुआ के घर जाना पसंद करेंगे। तो पापा जी बोलते हैं चलो बेटा चलेंगे, अभी हम लोगों के ऊपर बहुत दुख मुसीबत है, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। वैदेही सभी को लेकर अपनी बुआ के घर जाती है। बुआ का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन बुआ बोलती है कि वैदेही मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये घर मेरा बेटा और बहू का है और मेरे बेटे बहू के ऊपर मेरा उतना अधिकार नहीं है। मेरा एक झोपड़ी है, तुम चाहो तो उसी झोपड़ी में रह सकती हो और ये थोड़ा राशन ले लेना, तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम लोग 2-4 दिन से खाना नहीं खाए हो। उसी झोपड़ी में पहले हम लोग रहते थे और फिर उसको छोड़कर हम लोग ये बड़ा सा घर बनवा कर रहते हैं। सॉरी वैदेही, मैंने तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाया। तभी मम्मी जी बोलती है कोई बात नहीं है, आप लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर इतना मेहरबानी किया, मेरे परिवार के ऊपर इतना मेहरबानी किया। वैदेही का पूरा परिवार हाथ में झोला लेकर के और उसी छोटे से घर में रहने के लिए चले जाते हैं। घर में जाने के बाद राहत की सांस लेते हैं। वैदेही सब्जी और रोटी चटनी बनाती है, सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह पापा जी उसी आम के बाग में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन कमज़ोरी और थकान के वजह से उन्हें आने लगता है चक्कर। उन्हें चक्कर आता है तो वो गिरने लगते हैं। तो बाग का मालिक बोलता है ये क्या तुम्हारा रोज़ रोज़ का नाटक है, कभी तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है तो कभी तुम काम पे आते नहीं हो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा। और मालिक वैसा ही करता है, 100 रुपये देता है। 100 रुपये लेकर पापा जी घर आ रहे थे, तभी रास्ते में एक आदमी ठेले से नीचे गिरा हुआ था, वो बेहोश था। पापा जी उसे पानी देते हैं और वह पानी पीता है। उसके ठेले पे आम था, वो 10-12 आम
उठाता है और पापा जी को देता है, क्योंकि मैं गर्मी से चक्कर खाकर गिर गया था, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे पानी पिलाया। ये लीजिए, मेरे पास कुछ आम है, आप अपने बच्चों के लिए ये आम लेके जाइए। पापा जी वो आम लेकर घर आते हैं। पूरा परिवार खुश हो जाता है कि अरे, आज पापा जी को जो पैसे मिले वो सारे पैसे से आम लेकर के आ गए, तो फिर राशन कहाँ से आएगा। मम्मी जी गुस्सा करने लगती है। तभी पापा जी बताते हैं कि मैंने आम नहीं खरीदा है, मैंने एक आदमी का मदद किया था, उसी के बदले में मुझे ये आम मिला है। लखन बोलता है कि भाभी अब तो आम रस बना दो। भाभी बोलती है ठीक है। भाभी तुरंत लाती है पानी और आम को धोकर उसका पल्प निकाल लेती है और उसे दाल घोटनी से घोट कर आम रस बना देती है। लेकिन गरम आम रस तो अच्छा लगेगा नहीं। कोने में एक पुराना घड़ा रखा था, घड़े को उठाती है, उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर देती है, लेकिन घड़ा टपक रहा था। उसके ऊपर मिट्टी और बालू का लेप चढ़ा देती है ताकि घड़ा टपके ना, और उसी में एक बर्तन में आम रस करके उस घड़ा के अंदर रख देती है और सूती कपड़े से लपेट कर पानी छिड़क देती है। कुछ देर रहने के बाद आम रस थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन पूजा और लखन के अंदर थोड़ा सा भी सब्र था नहीं। बार बार आकर भाभी बन गया, भाभी बन गया। वैदेही, देवर जी आम रस रेडी है, आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर के आती हूँ। वैदेही पूरा गिलास में आम रस को निकालती है और पूरे परिवार को ले जाकर के देती है। जब पूरे परिवार वैदेही के हाथ का बना हुआ आम रस पीते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि वैदेही तुमने तो बहुत अच्छा आम रस बनाया है। पापा जी को भी पसंद आता है, मम्मी जी को भी, पूजा को भी और लखन को भी। लखन को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो तो रोज़ रोज़ बोलता है कि मैं रोज़ रोज़ आम रस पीऊँगा, भाभी तुम रोज़ रोज़ मेरे लिए आम रस बना देना। सभी लोग आम रस पीते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लखन फिर जिद करता है कि भाभी आम रस बनाइए। वैदेही सोचती है कल तो पापा जी किसी का मदद किए थे तो आम मिल गया, तो उसका हम आम रस बना दिए, और आज हम आम रस कहाँ से बनाएं। वैदेही बोलती है कि देवर जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए आम रस बना दूंगी। तो वैदेही का बात सुनकर लखन चला जाता है कॉलेज, और दूसरे दिन पापा जी फिर आम के बाग में जाते हैं काम करने के लिए। तो बाग का मालिक बोलता है कि तुम और कुछ काम खोज रहे थे ना, चलो मेरे साथ, कैटरिंग का काम है, बहुत अमीर आदमी के घर शादी है। तो पापा जी झट से तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ मालिक, चलिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बाग का मालिक पापा जी को लेकर के शादी में चला जाता है। शादी में बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत अमीर घर शादी था। सभी लोग आए, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेकिन सभी लोग को कुछ और पीना था। बार बार सब बोलते हैं क्या व्यवस्था किए, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, मैंगो शेक पिलाते। तभी पापा जी उस अमीर आदमी के पास जाकर बोलते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छा आमरस बनाती है, आप कहिए तो मैं अपनी बहू से आमरस बनवा कर लेकर आता हूँ। तो अमीर आदमी बोलता है ठीक है भाई, ये लो 5,000 रुपया, और तुम अपनी बहू से आमरस जल्दी से बनवा कर लेकर आओ। तो पापा जी फटाक से आम खरीदते हैं और घर ले जाकर के अपनी बहू को बोलते हैं कि बेटा इतना मैं आम लाया हूँ, एक पार्टी के लिए आमरस बना दो। तो वैदेही सोचती है कि पापा जी आम रस बन तो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आम रस हम लोग कैसे बनाएंगे। मम्मी जी और पूजा बोलती है कि हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बनाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी आम रस बनाने के लिए आम को धोते हैं, उसको छीलते हैं, उसका पल्प निकालते हैं और घोटनी से घोट कर वैदेही आम रस बनकर तैयार कर देती है। लेकिन वैदेही थोड़ा उदास थी। पापा जी बोलते हैं क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो। तो वैदेही बोलती है कि ठंडा आम रस अच्छा लगेगा पापा जी, गर्म नहीं। पापा जी बिना देरी किए बगल में से 5 घड़ा कुम्हार के हाथ से लेकर के आते हैं। उसी घड़ा में आम रस भर कर वैदेही रख देती है। तभी पापा जी एक
ठेला लेकर के आते हैं कुम्हार के यहाँ से और उसी ठेले के ऊपर पूरा आम रस का घड़ा रख दिया जाता है। वैदेही उसे गीले कपड़े से लपेट कर पानी छिड़क दी थी। बिना देरी किए जल्दी जल्दी सब मैरिज हॉल पहुंचते हैं और गिलास में लगाकर पूरे मेहमान को पिलाते हैं। जब सब मेहमान पीने लगते हैं तो आम रस मैंगो जूस सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये होममेड बना हुआ था और ये मिट्टी के घड़े में रखा हुआ था, जिससे सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही थी। सारे मेहमान बोलते हैं कि बहुत अच्छा आम रस है। एक आदमी तो आकर बोलता है, भैया ये लो एडवांस, और मेरे बेटा का शादी है तो यही आम रस आप लोग बनाना। 10,000 रुपया एडवांस दे देता है। अब वैदेही का दिन थोड़ा बदलने लगता है। वो लोग दूसरे घर में चले जाते हैं किराया पे। धीरे धीरे आमदनी उन लोगों की बढ़ने लगती है। पापा जी बाग का काम छोड़ देते हैं। एक दिन वैदेही बनाई थी आम रस और आम रस बनाकर मम्मी जी को देती है और पापा जी को देने के लिए घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है तो सामने राम को देखती है। राम को देखते ही उसके हाथ से आम रस का गिलास गिर जाता है। तभी मम्मी जी वहाँ आती है, बोलती, बहू बहू क्या हुआ। वो भी देखती है सामने राम को, तो सास बहू दोनों चौंक जाते हैं। अरे राम, तुम कहाँ से आ गए? तुम्हें तो देशद्रोही साबित करके फांसी दे दिया गया था। तभी राम बताता है कि हमारे देश के ऊपर पड़ोसी देश हमला करने वाला था, तो खुफिया एजेंट के रूप में मुझे सिलेक्ट किया गया था और मिशन पे हमको भेजा गया था। इसीलिए मृत घोषित करना ज़रूरी था ताकि किसी को कुछ शक ना हो। तभी मम्मी जी बोलती हैं, तो फिर घर क्यों खाली कराया गया? तो राम बोलता है कि आप लोगों के ऊपर कोई दुख मुसीबत ना आए, आपकी जान बचाने के लिए घर को खाली कराया गया। लेकिन मम्मी, सारा मामला सलट चुका है और सब कुछ ठीक है और मेरा मिशन भी सक्सेस हो गया है और इसी के वजह से मुझे अब मेरी सैलरी 2-3 गुना ज़्यादा हो गई है। तभी मम्मी जी बोलती है कि तुमने देश की तो रक्षा की, लेकिन मेरी बहू की रक्षा कौन करेगा? आज वो विधवा की ज़िंदगी जी रही है। वो तुरंत सिंदूर और मंगलसूत्र लाती है, राम को देती है। राम उसको सिंदूर लगाता, मंगलसूत्र पहनाता है और सभी लोगों के आंखों में खुशी का आंसू आ जाता है। राम पूरा परिवार को लेता है और अपने पुराने घर में वापस आता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन वैदेही का आम रस का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था, जिससे वैदेही का मन भी लग रहा था काम करने में। तो वैदेही इस काम को छोड़ती नहीं है और वो अपना काम जारी रखती है। वो शादी और पार्टी में मैंगो शेक बना करके देती है और इस काम में राम भी उसका मदद करता है, जिससे उन लोगों की आय थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। एक राम की कमाई और दूसरी वैदेही का इनकम। तो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।